तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7, अध्याय 7। ये जो बुक है, भारत लोक और अर्थव्यवस्था, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, जो पुस्तक है उसका 7वां अध्याय है। चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। भारत अपनी विविधतापूर्ण भूगर्भिक संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है। भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज पूर्व पुराजीवी काल प्री पैलियोजोइक एज में उद्भित हैं। संदर्भ अध्याय 2, कक्षा 11, पाठ्यपुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत की आग्नेय अथवा तथा कायांतरी चट्टानों से संबद्ध है। तो जो भारत में खनिज हैं वो भूगर्भिक संरचना जो इंडिया की है उसके आधार पर पहले ही ये हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। जो 11th क्लास की बुक कौन सी है, भूगोल के मूल सिद्धांत, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें पढ़ा जा चुका है। तो आगे को बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, जो दक्षिण भारत है वहाँ पर आग्नेय तथा कायांतरी चट्टानें संबद्ध हैं या ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदानी भूभाग आर्थिक उपयोग के खनिजों से विहीन है। तो उत्तर भारत के मैदान क्या हैं? विहीन हैं। उत्तर भारत के मैदानों में ज़्यादा खनिज देखने को नहीं मिलते हैं, दक्षिण भारत के मैदानों में ज़्यादा खनिज देखने को हमें मिलते हैं। किसी भी देश के खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। इस अध्याय में हम देश के विभिन्न प्रकार के खनिजों एवं ऊर्जा के संसाधनों की उपलब्धता के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो ये लेसन चलेगा इसमें इंडिया में क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं और मिनरल्स की क्या क्या उपयोगिता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। 11th में हम इसका इंट्रोडक्शन या आधा हम अंडरस्टूड हैं, हम कुछ बहुत इसके बारे में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक खनिज निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों, विशिष्टताओं के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। तो कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो खनिज होते हैं। खनिज संसाधनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिनरल्स देखते हैं। रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों को दो प्रमुख श्रेणियों, धात्विक धातु और अधात्विक में समूहित किया जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकते हैं। तो यहाँ पर कर रखा है खनिज, पहला है धात्विक और दूसरा है अधात्विक। अब धात्विक में आता है लौह और अलौह। लौह में आता है लोहा, मैग्नीज। अलौह में आता है तांबा और बॉक्साइट। जबकि अधात्विक खनिज हैं आपका ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। और अधात्विक खनिज में जो अन्य धात्विक खनिज है, माइका, चूना पत्थर, चूना प्रस्तरण, ग्रेफाइट, ये अधात्विक खनिज के दूसरे एग्जाम्पल हैं। खनिजों का वर्गीकरण हम यहाँ पर देख चुके हैं, धात्विक, मेटालिक और नॉन मेटालिक। जैसा कि उपयुक्त आरेख से स्पष्ट है कि धातु के स्रोत धात्विक खनिज हैं, लोह, अयस्क, तांबा एवं सोना, स्वर्ण आदि से धातु उपलब्ध होते हैं और इन्हें धात्विक खनिज की श्रेणी में रखा गया है। धात्विक खनिजों को लौह एवं अलौह धात्विक श्रेणी में बांटा गया है। लौह, जैसा कि आप जानते हैं लोहा है, वे सभी प्रकार के खनिजों जिसमें लौह अंश समाहित होता है, जैसे कि लौह अयस्क, लौह धात्विक होते हैं। और जिन्हें लौह अंश नहीं होता या जिनमें लौह अंश नहीं होता वो अलौह धात्विक खनिज में आते हैं, जैसे तांबा और बॉक्साइट। तो तांबा और बॉक्साइट अलौह धात्विक खनिज है, धातु तो है लेकिन इसमें लोहा नहीं पाया जाएगा, आयरन की मात्रा नहीं होगी। अधात्विक खनिज या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जिन्हें खनिज ईंधन के नाम से जानते हैं, या वे पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम आदि। अन्य प्रकार के अधात्विक खनिज
अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे अभ्रक, चूना पत्थर तथा ग्रेफाइट आदि। खनिजों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं। यह क्षेत्र में असमान रूप से वितरित होते हैं। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, अर्थात अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि ये सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में लंबा समय लगता है और आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो कुछ कुछ खनिज हैं जिन्हें हमें संरक्षित रखना चाहिए, उनका दोबारा उपयोग या दोबारा उनका उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसमें देखते हैं खनिज के अन्वेषण में संलग्न अधिकरण। तो जो मिनरल्स हैं उनको निकालने में या उनमें काम करने वाली कुछ एजेंसियां हैं, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत में खनिजों का व्यवस्थित सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण, प्रोस्पेक्टिंग तथा अन्वेषण के कार्य भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण GSI आगे को देखते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड MECL, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंडिया ब्यूरो ऑफ माइंस, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और विभिन्न राज्यों में खदान एवं भूविज्ञान विभाग काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अलग अलग इसमें डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। भारत में खनिजों का वितरण, अब इंडिया में जो खनिजों का वितरण है वो हम अब देख लेते हैं। कुछ कुछ संगठन हमने देखे और ये संगठन आपको याद करने जरूरी हैं, इम्पोर्टेंट बनते हैं ये, वेरी इम्पोर्टेंट। चलिए, भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। तो 97% हिस्सा, ये वाली लाइन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार असम, गुजरात, मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नए आरक्षित क्षेत्र कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी बेसिनों में पाए गए हैं। अधिकांश प्रमुख खनिज मंगलोर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाली कल्पित रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं। भारत की प्रमुख खनिज पट्टियां हैं। भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में सांद्रित है, यानी 3 पट्टियों में पाया जाता है। कुछ कदाचनिक भंडार यत्र तत्र एकांकी खंडों में भी पाए जाते हैं। ये पट्टियां हैं, अब ये पट्टियां निम्नलिखित हैं। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, तो उत्तर पूर्वी प्लेट्यू रीजन हम देख लेते हैं। इस पट्टी के अंतर्गत छोटा नागपुर झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, पठार है जो झारखंड में पाया जाता है। उड़ीसा के पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग इस क्षेत्र में क्यों अवस्थित हैं? यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, जैसे लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट व अभ्रक आदि। इन विशिष्ट प्रदेशों का पता करें जहाँ ये उद्योग का दोहन किया जाता है। तो इसका आप लोग लिखें दक्षिण पश्चिमी पठार। अब आता है साउथ वेस्टर्न प्रदेश जो है, प्लेट्यू रीजन।
तो इसमें आ रहे हैं आपका यह पट्टी कर्नाटक, गोवा, यह पट्टी कर्नाटक, गोवा, संस्पर्शी तमिलनाडु उच्च भूमि और केरल पर विस्तृत है। यह पट्टी लौह धातुओं तथा बॉक्साइट में संबद्ध है। इसमें उच्च कोटि का लौह अयस्क, मैंगनीज तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है। निवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेप का अभाव है। इस पट्टी के खनिज निक्षेप उत्तर पूर्वी पट्टी की भांति विविधतापूर्ण नहीं है। केरल में मोनोज़ाइट तथा थोरियम और बॉक्साइट क्ले के निक्षेप हैं। गोवा में लौह अयस्क निक्षेप पाए जाते हैं। तो गोवा में और आपका कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, केरला, तो ये सब के सब ये भी क्या है, मिनरल्स के आधार पे रिच आपके रीजन है। तो इन रीजन्स को आपको याद रखना है कि कौन कौन से रीजन्स किस किस स्टेट में पड़ रहे हैं। अगला है उत्तर पश्चिमी, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है। यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की शैलों से संबद्ध हैं। तांबा, जिंक आदि प्रमुख खनिज हैं। राजस्थान बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों में समृद्ध हैं और यहाँ मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं। डोलोमाइट तथा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। गुजरात अपने पेट्रोलियम निक्षेपों के लिए जाना जाता है। आप जानते होंगे कि गुजरात व राजस्थान दोनों नमक के समृद्ध स्रोत हैं। तो गुजरात और राजस्थान में नमक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी पाई जा रही है और भी डोलोमाइट, चूना पत्थर, सीमेंट वगैरह के साधन यहाँ पर उपलब्ध हैं। अगला यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा कब और क्यों दांडी मार्च आयोजित किया गया। तो दांडी मार्च एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्च था। ये किया गया था 1930 में, 1930 में, और ये हुआ था 12 मार्च 12 मार्च टू 6 अप्रैल। तो इस समय तक ये चला था और इसका मेन उद्देश्य ये था कि अंग्रेज़ों ने नमक के ऊपर कर देना अलाउ कर दिया था या उसके ऊपर कानून बना दिया था। उस कानून को तोड़ने के लिए ये दांडी मार्च चलाया गया एम के गांधी द्वारा। इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री का टॉपिक है, किसी और दिन देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हिमालयी पट्टी एक अन्य खनिज पट्टी है जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट तथा रंगरत्न पाया जाता है। ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में पाए जाते हैं। असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप हैं। इनके अतिरिक्त खनिज तेल संसाधन मुंबई के निकट अपतटीय क्षेत्र मुंबई हाई में भी पाए जाते हैं। आगे के पृष्ठों में आप कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के स्थानिक प्रारूपों के बारे में जानेंगे। आगे देखते हैं लौह खनिज। अब लौह खनिज जो होंगे, आयरन बेस्ड मिनरल्स, उनके बारे में बात करते हैं। लौह अयस्क मैंगनीज तथा क्रोमाइट आदि जैसे लौह खनिज धातु आधारित उद्योगों के विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। लौह खनिजों के संचय एवं उत्पादन दोनों में ही हमारे देश की स्थिति अच्छी है। तो इन दोनों में ही देश की स्थिति क्या है, अच्छी है लौह खनिज के लिए। अब देखते हैं लौह अयस्क। भारत में लौह अयस्क के प्रचुर संसाधन हैं। यहाँ एशिया के विशालतम लौह अयस्क आरक्षित हैं। हमारे देश में इस अयस्क के दो प्रमुख प्रकार हेमेटाइट, मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। इसकी सर्वोत्तम गुणवत्ता के कारण इसकी विश्व भर में भारी मांग है। लौह अयस्क की खदानें देश के उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश में कोयला क्षेत्र के निकट स्थित हैं जो इसके लिए लाभप्रद है। तो लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, पूरे क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। भारत में दो तरीके का लौह अयस्क पाया जाता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। वैसे हम बात करें तो लौह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। तो भारत में 2 ही टाइप का पाया जा रहा है। अन्य तरीके के भी पाए जाते हैं लेकिन वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं।
हमारे देश में सन 2004 से सन 2005 में लौह अयस्क के आरक्षित भंडार लगभग 200 करोड़ टन थे। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। ओडिशा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। यहाँ की महत्वपूर्ण खदानें गुरु महिसानी, सुलायपत, बादाम पहाड़, मयूरभंज, किरुभुज, केंदुझार तथा बोनाई सुंदरगढ़ और झारखंड की ऐसी ही पहाड़ियाँ श्रृंखलाओं में कुछ सबसे पुरानी लौह अयस्क की खदानें हैं तथा अधिकतर लौह एवं इस्पात संयंत्र इनके आसपास ही स्थित हैं। नोआमंडी और गुआसोनी अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूमि जिलों में स्थित हैं। यह पट्टी और आगे दुर्ग, दंतेवाड़ा और बेलाडीला तक विस्तृत है। डल्ली तथा दुर्ग में राजहरा की खदानें देश की लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। कर्नाटक में लौह अयस्क के निक्षेप बल्लारी जिले के संदूर, होसपेटे क्षेत्र में तथा चिकमंगलुरु जिले की बाबा बुदन पहाड़ियों और कुद्रेमुख तथा शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुरू जिलों के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले, तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल जिले, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, कडप्पा या कुड़प्पा भी कह सकते हैं, अनंतपुर जिले और तमिलनाडु राज्य के सेलम तथा नीलगिरी जिले लौह अयस्क खनन के अन्य प्रदेश हैं। गोवा में भी लौह अयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में उभरा है। तो इतने क्षेत्र हमने देख रखे हैं। हमने गोवा देख लिया। आपको स्टेट याद होने चाहिए। गोवा है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा तो इस तरीके से स्टेट्स आपको याद हो जाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट आप नहीं भी याद कर सकते, तो स्टेट आपको मोटा मोटा एक अनुमान के तहत याद होना चाहिए। अब देखते हैं मैग्नीज। भारत अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसका उपयोग लौह मिश्रातु या मिश्रित विनिर्माण में किया जाता है। मैग्नीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भीय रचनाओं में पाया जाता है। हालांकि मुख्य रूप से यह धारवाड़ क्रम के संबद्ध है। यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं धात्विक खनिज जो है हमारे, इसमें लौह अयस्क है, लौह अयस्क खाने, लौह अयस्क निर्यातक पत्तन, मैग्नीज। तो इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ आप देख सकते हैं। रत्नागिरी जो है यहाँ पर लौह अयस्क खाने ट्रायंगल शेप में दी गई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं तुमकेरू, बल्लारी, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, गोवा। तो यहाँ पर इस तरीके से हैं। फिर मैग्नीज के भी भंडार यहाँ पर नागपुर, बालाघाट, सुंदरगढ़। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी पे बनाकर नोट्स के रूप में रख सकते हैं अपने पास। तो मयूरभंज ये देख सकते हैं आप लोग, छत्तीसगढ़ है, ये पश्चिम बंगाल है, ये उड़ीसा स्टेट आ गया आपका। तो यहाँ पर यह आंध्र प्रदेश हो गया, ये तेलंगाना है, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र। तो इस तरीके से इसे मैच कीजिए। उड़ीसा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उड़ीसा की
मुख्य खदानें भारत की लौह-अयस्क पट्टी के मध्य भाग में, विशेष रूप से बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी तथा बोलन-गिर स्थित हैं। कर्नाटक एक अन्य प्रमुख खदान है तथा यहाँ की खदानें धारवाड़, बल्लारी, बेलगावी, उत्तरी कनारा, चिकमगलुरु, शिवमोगा, चित्रदुर्ग तथा तुमकुरू में स्थित है। महाराष्ट्र भी मैंगनीज का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। यहाँ मैंगनीज का खनन नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी जिले में होता है। इन खदानों के अलाव ये हैं कि इस्पात संयंत्रों से दूर स्थित हैं। मध्य प्रदेश में मैंगनीज की पट्टी बालाघाट, छिंदवाड़ा, नेमाड़, मांडला और झाबुआ जिले तक विस्तृत है। तेलंगाना, गोवा तथा झारखंड मैंगनीज के अन्य गौण उत्पादक हैं। तो तेलंगाना में भी मिलता है। तो इसमें वही मेन इम्पोर्टेंट स्टेट आप याद रखें। स्टेट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से स्टेट हैं जिनमें ज़्यादातर पाया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं अलौह खनिज। अलौह खनिज में देखते हैं हम बॉक्साइट को छोड़कर अन्य सभी अलौह खनिजों के संबंध में भारत एक स्थिति निम्न है। बॉक्साइट का ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमीनियम के विनिर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है। लेटेराइट चट्टानों से संबद्ध है। यह विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों अथवा पर्वत श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय भागों में पाया जाता है। तो देश के जो कोस्टल एरिया है, तटीय भाग हैं और प्लेट्यू रीजन है, वहाँ पर ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, उड़ीसा हर जगह आ रहा है। MI मोस्ट इम्पोर्टेंट। कालाहांडी तथा संबलपुर अग्रणी उत्पादक हैं। दो अन्य क्षेत्र जो अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, बोलनगिर तथा कोरापुट हैं। झारखंड में लोहारडांगा जिले की वेटलैंड्स में इसके समृद्ध निक्षेप हैं। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। गुजरात के भावनगर और जामनगर में इसके प्रमुख निक्षेप हैं। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट निक्षेप अमरकंटक के पठार में पाए जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर तथा बालाघाट में बॉक्साइट के महत्वपूर्ण निक्षेप हैं। महाराष्ट्र में कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे तथा कोल्हापुर महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु तथा गोवा बॉक्साइट के गौण उत्पादक हैं। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा गुजरात, छत्तीसगढ़, MP ये सब उत्पादन कर रहे हैं। अगला है कॉपर, तांबा। बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर्स आदि बनाने तथा विद्युत उद्योग के लिए तांबा एवं अपरिहार्य धातु है। यह एक मिश्रातु योग्य आघातवर्ध तथा तन्य धातु है। आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसे स्वर्ण के साथ मिलाया जाता है। ठीक, तो सोने के साथ भी इसे मिलाया जाता है ताकि आभूषण क्या रहे, सुदृढ़ता प्रदान हो आभूषणों को, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाने में मदद आती होगी। तांबा निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूम जिले में, मुख्य प्रदेश के बालाघाट तथा राजस्थान के झुंझुनू, अलवर जिले में पाए जाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है राजस्थान का झुंझुनू, बालाघाट MP का। ठीक, तांबा के गौण उत्पादक आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले का अग्निगुंडाला, कर्नाटक के चित्रदुर्ग तथा हंसन जिले का तमिलनाडु दक्षिणी आरकॉट जिला। अधात्विक खनिज को अब हम देखते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स। भारत में उत्पादित अधात्विक खनिजों में अभ्रक महत्वपूर्ण है। स्थानीय खपत के लिए उत्पन्न किए जा रहे अन्य खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट
तथा फास्फेट हैं। पहले हम अभ्रक को देख लेते हैं। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। इसे पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है, जो काफ़ी सख्त और सुनम्य होती हैं। भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व राजस्थान में पाया जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आते हैं। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी व 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर जिले में सर्वोत्तम प्रकार का अभ्रक उत्पादन किया जाता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक लाइन है, नेल्लौर जिला आंध्र का। राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। कर्नाटक के मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया एवं बांकुरा जिलों की अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। अगला है ऊर्जा संसाधन। एनर्जी रिसोर्स को देखते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य हैं। ऊर्जा की आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन तथा अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में होती है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन जो जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने जाते हैं, परमाणु ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ये परंपरागत स्रोत समाप्य संसाधन हैं। तो ये सबके सब क्या हैं? समाप्य हैं, रिन्यूएबल नहीं है। कौन कौन से? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो एनर्जी देते हैं हमें। कोयला आप जला लो, भट्टी जला लो और उससे कोई फैक्ट्री के लिए आप कोयला यूज कर लो, या आपने ट्रेन में कोयला लगाया तो ट्रेन, कोयले वाली ट्रेन होती थी पहले तो वो चलती थी। पेट्रोलियम आप जानते ही हैं और नेचुरल गैस के बारे में भी अंडरस्टूड आप लोग हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मानचित्र में बहुत अच्छे से दिया गया है कि धात्विक खनिज अलौह, तांबा और बॉक्साइट। तो कहाँ कहाँ पर तांबा और बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है? स्टार देखें, स्टार जहाँ पर होंगे वहाँ पर तांबा, खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बेशक आप जूम करके देख लें इसको। ये खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा, और यहाँ पर जो अलग एरो है, कटनी एमपी, अमरकंटक, बालाघाट जो है तांबे के लिए, और दूसरा बिलासपुर, मैकाल पहाड़ी, कोरापुट, ये सब किसके लिए हैं? बॉक्साइट के लिए। आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं एनर्जी रिसोर्स में हम कोयले को। कोल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो इसमें कोयले के प्रकार आपको कमेंट में लिखने हैं। कोयले के प्रकार, कितने प्रकार का होता है कोयला? लौह अयस्क तो हमने बता दिया, 4 प्रकार का, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट्स, लिमोनाइट और सिडेराइट। लेकिन कोयले के प्रकार आप लोगों को कमेंट में बताने हैं। कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है जिसका मुख्य प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है। कोयला मुख्य रूप से 2 भूगर्भिक कालों की शैल क्रमों में पाया जाता है, जिनके नाम हैं गोंडवाना और टर्शियरी निक्षेप। भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का है। बिटुमिनस प्रकार का कोयला भारत में 80% पाया जाता है, मतलब ज़्यादातर बिटुमिनस है का, तथा गैर कोककारी श्रेणी का है। गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अवस्थित कोयला क्षेत्रों में है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। ये झारखंड, बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है, और इस प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करनपुर, झारखंड। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसके बाद रानीगंज आता है। कोयले से संबद्ध अन्य नदी घाटियाँ गोदावरी, महानदी, सोन हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र
मध्य प्रदेश में सिंगरौली है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र का मुख्य भाग उत्तर प्रदेश में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगरौली जो एमपी में है, में खनन कर्मियों के बचाव हेतु चिड़िया। अब यहाँ पर खनन कर्मी जो माइनिंग करने वाले जो लेबरर हैं, तो उनके लिए चिड़िया कैसे काम आती है, कि स्टोरी टाइप की दी गई है। इंटरेस्टिंग होगी, इसे देखते हैं क्योंकि स्टोरीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। और आराम से सुनिए, 7 शब्द जो मैं बोलता हूँ वो चीज़ें आप सुनिएगा, और जो आपको टिपिकल नाम लगे, क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं। अगर आप पढ़ते तो कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखते। आप लोग घर में पढ़ते नहीं हैं और ये आप ही के लिए हार्मफुल है। अगर आपके लिए हम यूट्यूब पर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी इसे पढ़ें ज़रूर। चलिए, सिंगरेनी कोलेरीज देश की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी है जो अभी भी भूमिगत कैनरी कोयला खदानों में जानलेवा कार्बन मोनो ऑक्साइड गैसों की उपस्थिति का पता लगाने हेतु चिड़िया, किसका पता लगाने हेतु, कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। यदि कोयला खदान के अंदर वायु में अत्यधिक विषाक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस की थोड़ी मात्रा भी उपलब्ध होती है तो खननकर्मी बेहोश हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। यद्यपि खननकर्मी के बारे में मीठी मीठी बातें करते हैं, तथापि उन नन्ही चिड़िया के लिए भूमि के नीचे का अनुभव बिल्कुल सुखद नहीं होता। जब इस पक्षी को कार्बन डाइऑक्साइड के युक्त खदानों में उतारा जाता है तो वह संकट के लक्षण प्रदर्शित करती है, जैसे कि पंख को फड़फड़ाना, जोर से चहचहाना और जीवन का अंत। तो ये चिड़िया को अगर उस खदान में डाला जाएगा तो पंख या तो फड़फड़ाएगी, उससे पता चल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति क्या है माइन में, टनल में, या तो चहचहाएगी जोर जोर से, या क्या उसके जीवन का अंत हो जाएगा। यह प्रतिक्रिया तब भी होती है जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति 15% होती है। यदि हवा में कार्बन यह मात्रा 0.3% की होती है तो चिड़िया तुरंत ही संकट को प्रदर्शित करती है और 2 या 3 मिनट में ही वह अपने ठिकान से गिर पड़ती है। एक कोयला खनक के अनुसार इन पक्षियों का एक पिंजरा कार्बन डाइऑक्साइड 0.15% 15% से अधिक मात्रा के लिए अच्छा संकेतक होता है। एक कंपनी द्वारा आरंभ किया गया दस्ते वाला कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में न्यूनतम 10 ppm मात्रा से उच्चतम 1000 ppm तक की संसूचक दे सकता है, लेकिन इस सब के बावजूद खननकर्मी पक्षियों पर, जिन्होंने अपने सैकड़ों अग्रज खननकर्मियों की जानें बचाई, अधिक विश्वास करते हैं। तो इन पक्षियों पर ज़्यादा विश्वास ये लोग करते हैं और ये फार्मूला अभी भी अपनाया जाता है। सिंगरौली जो एमपी में है, कोयले की एक खदान है बहुत बड़ी। नवेली कोलफील्ड, तो नेवेली कोलफील्ड भी ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से होता है। और यहाँ पर एक और मैप, यहाँ पर मैप बहुत मिलेंगे। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो हैं, ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्स जो आ रहे हैं, कोयला क्षेत्र, कोयले की खानें, तेल, प्राकृतिक गैसें और HVJ, तो इसमें आप देख सकते हैं। आगे को बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरबा, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं, कोरबा, उड़ीसा में तलचर तथा रामपुर, महाराष्ट्र में चांदा, वर्धा, कोम्पटी और बांदेर तेलंगाना में सिंगरेनी व आंध्र प्रदेश में पांडुर हैं। टर्शियरी कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में पाया जाता है। यह दरानगिरी, चेरापूंजी, मेवलांग,
तथा लैंगरीन मेघालय, कामुक जयपुर तथा ऊपरी असम में नजीरा, नामचिक, नामफुक अरुणाचल प्रदेश तथा कालाकोट जम्मू कश्मीर में निष्कर्षित किया जाता है। तो इसमें आप लोगों को जो नाम बड़े यूनिक यूनिक जैसे लग रहे हैं तो उनको नोट भी कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसा नाम है, ये जगहें हैं वहाँ पर जहाँ पर कोयला इतनी बड़ी मात्रा में मिल रहा है। इसके अतिरिक्त भूरा कोयला तथा लिग्नाइट तमिलनाडु के तटीय भागों पौंडीचेरी, गुजरात एवं और जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। तो अन्य अन्य यहाँ पर तो ये पाया ही जाता है, परंतु पौंडीचेरी और गुजरात, जम्मू कश्मीर में भी ये कोयला पाया जा रहा है, जो कोयला कैसा है, भूरा कोयला है। अगला हम देखेंगे पेट्रोलियम। अगला हम देखेंगे पेट्रोलियम। कच्चा पेट्रोलियम द्रव्य और गैसीय अवस्था के कार्बन हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है। इसकी रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। यह मोटर वाहनों, रेलवे, वायुयानों के अंतर्दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है। इसके अनेक सह उत्पाद पेट्रो रसायन उद्योगों जैसे कि उर्वरक, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहकों, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य सामग्री में प्रक्रमित किए जाते हैं। तो पेट्रोलियम का उपयोग आप देख सकते हैं, उससे दवाइयाँ भी बनाई जा रही हैं, कृत्रिम रेशे बनाए जा रहे हैं, न जाने कितनी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। और फिर ईंधन के रूप में तो उपयोग होता ही है गाड़ी वाड़ी चलाने के लिए। तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात में प्रमुख तेल क्षेत्र अंकलेश्वर। तो अंकलेश्वर गुजरात में है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे भी लगाएं आप। कालोल, मेहसाणा, नावागाम, कोसांबा तथा लुनेज हैं। मुंबई हाई, जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है, को 1973 में खोजा गया था और वहाँ 1976 में उत्पादन प्रारंभ। अच्छा जी। तो हम इसे एक बार हम दोबारा से देखेंगे। हम्म हम्म मुंबई हाई, जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है, को 1973 में खोजा गया था। वहाँ 1976 में उत्पादन प्रारंभ हो गया था। 73 में खोजा गया और 76 में उत्पादन प्रारंभ हो गया। तेल एवं प्राकृतिक गैस को पूर्वी तट पर कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के बेसिनों में अन्वेषणात्मक कूपों में पाया गया है। कूपों से निकाला गया तेल अपरिष्कृत तथा अनेक अशुद्धियों से परिपूर्ण होता है। इसे सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इसे शोधित किए जाने की आवश्यकता होती है। भारत में दो प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं, क्षेत्र आधारित, बाजार आधारित। एक तो मार्केट बेस्ड और दूसरा रीजन बेस्ड। डिगबोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित तथा बरौनी बाजार आधारित तेल शोधन कारखाने के उदाहरण हैं। भारत में 21 तेल शोधन कारखाने हैं। जून सन 2011 के आधार पर, हाँ, जो चित्र 7.6 पर उन राज्यों की पहचान करें जहां वे अवस्थित हैं। प्राकृतिक गैसें, अब नेचुरल गैस के बारे में बात कर लेंगे। गेल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी ये। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए की गई थी। गैस को सभी तो एक बार ये देख लेते हैं।
रामानाथपुरम तमिलनाडु में विशालतम गैस भंडारों के संकेत। समाचार पत्र द हिंदू इस डेट का है 5/9/2006 की रिपोर्ट के अनुसार रामानाथपुरम जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने प्राकृतिक गैस भंडार के संभावित क्षेत्र पाए। यह सर्वेक्षण अभी प्रारंभिक अवस्था में है। गैस की सही मात्रा का पता सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही चल पाएगा, लेकिन अभी तक के परिणाम उत्साहवर्धक हैं। तो अभी तक के परिणाम उत्साहवर्धक यहाँ देखने को मिल रहे हैं। क्या आप जानते हैं? हाँ भाई, डू यू नो? अपनी दुर्लभता और विविध उपयोगिता के लिए पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। वेरी गुड। तो ये भी लिक्विड गोल्ड कहा जाता है किसको? ये आप याद रखें, पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम गैस को भी अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद हुआ। 1956 में इसकी स्थापना हो रही है, तेल एवं प्राकृतिक गैस। इसे भी आप याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तब तक असम में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था, लेकिन 1956 के बाद परिदृश्य बदल गया। हाल ही के वर्षों में देश के दूरतम पश्चिमी एवं पूर्वी तटों पर नए तेल निक्षेप पाए गए। असम में डिगबोई, नाहरकटिया और रोमान महत्वपूर्ण तेल क्षेत्रों में तेल के साथ प्राप्त किया जाता है, किंतु इसके प्रकनिष्ठ भंडार एक्सक्लूसिव रिजर्व साथ तमिलनाडु के पूर्वी तट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान तथा गुजरात एवं महाराष्ट्र तटीय कुआं में पाए जाते हैं। तो कुछ कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर इस मात्रा में तेल पाया जा रहा है। अगला है अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अब ट्रेडिशनल नहीं, अनट्रेडिशनल आएंगे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा नाभिकीय ऊर्जा जैसे जीवाश्म ईंधन के स्रोत समाप्य कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। सतत पोषणीय ऊर्जा स्रोत के ही नवीकरण योग्य स्रोत हैं, जैसे सौर, पवन, जल, भूतापीय तथा जैवभार बायोमास। यह ऊर्जा स्रोत अधिक समान रूप से वितरित तथा पर्यावरण अनुकूल है। अपरंपरागत स्रोत अधिक आरंभिक। तो अपरंपरागत स्रोत में ऐसे स्रोत आते हैं जिनको दोबारा से हम यूज कर सकें। परंपरागत स्रोत में ऐसे आते हैं, अगर पेट्रोलियम हम लगातार यूज करते रहेंगे तो पेट्रोलियम एक समय बाद समाप्त हो जाएगा, कोयला समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस समाप्त हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट हमें नेचर से ही चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन जब हम अनट्रेडिशनल चीज़ों को यूज करेंगे, जैसे सौर, पवन, भूतापीय ऊर्जा, तो ये तो हमें मिलते रहेंगे दोबारा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तेल शोधन कारखाने इसमें दिए गए हैं, बड़ा अच्छा इसमें बनाया गया है। बठिंडा, ये बठिंडा पंजाब में है। पानीपत हरियाणा, मथुरा, तो इस तरीके से निर्माणाधीन और वर्तमान। आगे को देखते हैं। लास्ट लाइन क्या पढ़ी थी हमने? अपरंपरागत स्रोत अधिक आरंभिक, लागत के बावजूद अधिक टिकाऊ, पारिस्थितिकी अनुकूल तथा सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। तो ये बड़े सस्ते भी होते हैं और अधिक टिकाऊ भी होते हैं, और लागत भी ठीक ठाक इनमें लग जाती है। अब देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा। हाल के वर्षों में नाभिकीय ऊर्जा एक व्यवहार्य स्रोत के रूप में उभरा है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सिंहभूम तांबा पट्टी के साथ अनेक स्थानों पर मिलते हैं। यह राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिलों
मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले, महाराष्ट्र के भंडारा जिले तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पाया जाता है। थोरियम मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र की पुलिंग बीच की बालू में मोनोज़ाइट एवं इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। विश्व के सबसे समृद्ध मोनोज़ाइट निक्षेप केरल के पलक्वाड़ तथा कोलाम जिलों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा उड़ीसा में महानदी डेल्टा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ क्षेत्र दिए गए हैं उनके बारे में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और आपका केरल का पलक्कड़ जिला है, उड़ीसा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाभिकीय ऊर्जा हमें देखने को मिलती है, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं, यूरेनियम और थोरियम। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी, और इस दिशा में प्रगति 1954 में ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र, मुंबई ऊर्जा संस्थान की स्थापना के बाद हुई, जिसे बाद में 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम के रूप में पुनः नामित किया गया। 1967 में इसे दोबारा से नाम दिया गया, जिसे पहले हम क्या कह रहे थे, हम पहले कह रहे थे ट्रॉम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान, बाद में 1967 में इसका नाम बदल दिया गया। महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं तारापुर महाराष्ट्र, कोटा के पास रावतभाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक और काकरापारा गुजरात। ये सारी की सारी जो परियोजनाएं हैं ना, सब बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सब याद कीजिए, ये आज के लिए नहीं, आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत आएंगी। ये मोस्ट स्क्वायर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया। वैसे तो सभी कुछ इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, बहुत अच्छा चैप्टर है और आपके भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। लेकिन कुछ कुछ इसमें जो हाईलाइट करने जैसी चीज़ें हैं तो वो ये हैं, मैं बताते रह रहा हूँ आपको, तो आप लोग इन चीज़ों को भी समझिएगा। अगला है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी देख लेते हैं। फोटोवोल्टाइक सेलों में विपाशित सूर्य की किरणों को सौर को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए जिन दो प्रक्रमों को बहुत ही प्रभावी माना जाता है वो हैं फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय प्रौद्योगिकी। अन्य सभी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा सौर तापीय प्रौद्योगिकी अधिक लाभप्रद है। यह लागत प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल तथा निर्माण में आसान है। सौर ऊर्जा कोयला तथा तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा 10% अधिक प्रभावी है। यह सामान्यतः टिहरों, फसल शुष्कों, क्रॉप ड्रेइंग, कुर्कस आदि जैसे उपकरणों में अधिक उपयोग की जाती है। भारत के पश्चिमी भागों, गुजरात व राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास अधिक संभावनाएं हैं के विकास की अधिक संभावना है। सीधी सी बात है, जहाँ पर आपको ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं मिलेंगे, जहाँ पर ज़्यादा ऊंचे पर्वत नहीं है, फॉरेस्ट एरिया कम मिलेगा, और जहाँ पर प्लेन एरिया ज़्यादा देखने को मिलेगा और विंड फ्लो होने के लिए वहाँ पर जगह अच्छी होगी, तो वहाँ पर जो आपकी सौर ऊर्जा है वो अच्छी आपको देखने को मिल जाती है, कि सूर्य की किरण डायरेक्ट डायरेक्ट वहाँ पर पड़ती है। चलिए, अगला है पवन ऊर्जा। ये भी लगभग राजस्थान और आपका राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती है। पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है, क्योंकि पवन तो समाप्त नहीं होगी ना, इसीलिए इसे नवीकरणीय संसाधनों में रखा गया है। प्रवाहित पवन से ऊर्जा को परिवर्तित करने की अभियांत्रिकी बिल्कुल सरल है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सममार्गी पवनों व पछवा पवनों जैसी स्थायी पवन प्रणालियाँ और मानसून पवनों की ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा गया है।
इनके अलावा स्थानीय हवाओं, स्थलीय और जलीय पवनों को भी विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर विद्युत पवनों विद्युत पैदा की जा सकती है स्थानीय और जलीय दोनों तरीके की पवनों को उपयोग करके। भारत ने पहले से ही पवन ऊर्जा का उत्पादन आरंभ कर दिया है। इसके पास एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसमें 45 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए 250 वायुचालित टर्बाइनें स्थापित की जानी हैं। 12 अनुकूल स्थानों, विशेष रूप से सागर तटीय क्षेत्र में लगाई जाएंगी। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय भारत के तेल के आयात बिल के भार को कम करने के लिए पवन ऊर्जा को विकसित कर रहा है। हमारे देश में पवन ऊर्जा उत्पादन को संभावित क्षमता 50,000 मेगावाट की है, जिसमें से एक चौथाई को आसानी से काम में लाया जा सकता है। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान करते हैं। तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका मोस्ट इम्पोर्टेंट है विंड एनर्जी के लिए। अगला इसमें आता है ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। तो ज्वारीय और तरंग ऊर्जा जो वाटर से रिलेटेड है, इसे भी देख लेते हैं। महासागरीय धाराएं ऊर्जा का अपरिमित भंडार ग्रह हैं। 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अविरल ज्वारीय तरंगों और महासागरीय धाराओं से अधिक ऊर्जा तंत्र बनाने के निरंतर प्रयास जारी हैं। भारत के पश्चिमी तट पर वृहद ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। यद्यपि भारत के पास तटों के साथ ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की व्यापक संभावना है, परंतु अभी तक इनका उपयोग नहीं किया गया है। तो भारत के पास संभावनाएं बहुत हैं पश्चिमी तट पर, जहाँ से ज्वारीय तरंगें जो लहरों के आधार पर वहाँ से भी एनर्जी निकाली जा सकती है। अगला है भूतापीय ऊर्जा। तो पृथ्वी के गर्म होने पर भी हमें ऊर्जा मिल जाती है, तो इसे भी देख लेते हैं। जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इस ताप ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है। इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा गीजर कूपों से निकलते गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है। इसे लोकप्रिय रूप में भूतापीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो जो गीजर होते हैं नेचुरल, उनसे भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को अब एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में माना जा रहा है, जिसे एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकता है। मध्यकाल से ही गर्म स्रोतों, झरनों एवं गीजरों का उपयोग होता आ रहा है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में अधिकृत किया जा चुका है। तो हिमाचल प्रदेश में इसका उपयोग किया जा चुका है। तो बॉक्स में कुछ है। भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास 1890 में बोयजे शहर इडाहो यूएसए में हुआ था, जहां आसपास के भवनों को ताप देने के लिए गर्म जल के पाइपों का जाल तंत्र नेटवर्क बनाया गया था। यह संयंत्र अभी भी काम कर रहा है। आगे देखते हैं जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी। जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। जैव ऊर्जा ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत है। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अपशिष्ट एवं कूड़ा कचरा प्रक्रमित करेगा एवं ऊर्जा भी पैदा करेगा। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा तथा पर्यावरण प्रदूषण घटाएगा, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा तथा
जलाऊ लकड़ी के दबाव कम करेगा। नगरपालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी ही एक परियोजना नई दिल्ली के ओखला में स्थित है। तो ऐसी ही परियोजना नई दिल्ली के ओखला में, मतलब जो वेस्टेज है, जो कचरा है, उससे भी हम एनर्जी बना सकते हैं, उससे खाना बनाने में या आपका अन्य तरीके के उपयोगों में उसे ला सकते हैं। खनिज संसाधनों का संरक्षण, जो इसका कंजर्वेशन करना है हमें, उसके बारे में बात करेंगे। खनिज संसाधनों का उपयोग तो बहुत कर लिया, लेकिन इनका संरक्षण भी बहुत आवश्यक है, वरना आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं होगा कि पेट्रोल नाम का भी कोई लिक्विड हुआ करता था, कोयला भी कुछ था। ठीक, चलिए। सतत पोषणीय विकास की चुनौती के लिए आर्थिक विकास की चाह एक पर्यावरणीय मुद्दे से समन्वय आवश्यक है। संसाधन उपयोग के परंपरागत तरीकों के परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में अपशिष्ट के साथ-साथ अन्य पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा होती हैं। अतएव सतत पोषणीय विकास भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण का आह्वान करता है। संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ऊर्जा के असमाप्य स्रोतों, धात्विक खनिजों के मामले में छाजन धातुओं का पुनर्चक्रण संभव करेगा। तो जो हमारे पास वैकल्पिक जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे ऊर्जा के संसाधन हमारे पास हैं, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, उनकी तर्ज पे अगर हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करें, तो जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो बच जाएंगे। उसी तरीके से धातुओं का भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तांबा, सीसा और जस्ते जैसी धातुओं में जिनमें भारत के भंडार अपर्याप्त हैं, छाजन स्क्रैप का प्रयोग विशेष रूप से सार्थक है। तो इसके वजह किसी और चीज़ का उपयोग हम कर लें तो वो भी बहुत हद तक सही रहेगा। अत्यल्प धातुओं के लिए प्रतिस्थानों का उपयोग भी उनकी खपत को घटा सकता है। सामरिक और अत्यल्प खनिजों के निर्यात को भी घटाना चाहिए ताकि वर्तमान आरक्षित भंडारों का लंबे समय तक उपयोग किया जा सके। तो जो हमारे जितने भी भंडारण हैं उनको संरक्षित करना चाहिए, लिमिट में उनका उपयोग होना चाहिए, और उनका निर्यात जो है उसे हम बेचें, वो बहुत कम मात्रा में बेचें ताकि हमारे देश में भी कुछ रहे, तो उससे भी उनका संरक्षित किया जा सकता है। तो ये जो चैप्टर था आपका प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा के स्रोत, तो ये चैप्टर आज आपका समाप्त होता है। तो बहुत ही इजी चैप्टर था, कुछ इसमें था नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन इसमें कुछ डेटा हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें मैंने आपको हाईलाइट करवाए हैं ये डेटा। तो इन डेटाज को आप लोग याद करिए और लगातार इन डेटा को पढ़ते रहिए, और जो मैं पढ़ाता हूँ उसको एक बार आप रिवीजन भी करिए। तो ये चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो आज ही चैप्टर समाप्त होता है। कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखिए आपको कैसा लगा। नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।